नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट है हिस्ट्री, लेसन है फर्स्ट, टॉपिक है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। आज हम लोग इसको अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करके नोट भी करेंगे। और ये एनसीईआरटी है, न्यू है, ठीक है। इसको आज हम लोग अच्छे से रीडिंग लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मोगर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों के प्राय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उपबाऊ है भाई, बस तारीखें रटने चले जाओ। क्या इतिहासकार के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे हम अतीत के बारे में वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ें पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे की क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय या घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों की चीज़ें की जानकारी कैसे मिलती थी। गतिविधि चित्र 1 को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशक का बोध कराता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, हिंदुस्तान का एक चित्र है। चित्र फर्स्ट है ब्राह्मण ब्रिटेनिया के शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनले द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शा का आवरण 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसको सौंपा था? रेनले को, ठीक है, भारत का मैप बनाने के लिए। कब? तो 1782 में। भारत पर अंग्रेजों के विजय के समर्थन रेनले के वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगा था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथों ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वह उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कई तारीख या तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोग अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया था।
इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारे चीज़ें एक लंबे समस्या में घटती है। ऐसे में हमें सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में यह बात बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास की तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसे घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मारा और उसके बाद कब कौन शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह की अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वह क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे। शहर के कुछ बने और बाजारों की किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और सांस्कृतिक समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हमें जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है और हम इन नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेटिंग, डलहौजी आगे पढ़ेंगे पेज में, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वारेन हेस्टिंग, और आखिरी वायसराय कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये दोनों को नोट करना है, ठीक है। चलिए, इसमें और तो कुछ नहीं है, इधर है तो देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। चित्र 2 है, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादकों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते हैं। यह तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्सों में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कॉन्टेंट की पदवी दी गई थी। किसकी बेटा था? रानी विक्टोरिया की तीसरा बेटा था कौन तो राजकुमार आर्थर। आर्थर को कौन सा उपाधि दिया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी दिया गया था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे है डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था।
इतिहास के इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियां, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो कि इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इसलिए सब कुछ जानने के लिए इच्छा रखते थे लोग कि ये क्या करते थे, कैसे क्या नीति बना रहे हैं, सभी कुछ। इन लोगों के जीवन कम ब्रिटिश भारत इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटों में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों के गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंड में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इन किताबों में भारत के इतिहास के हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों कालखंडों में बांटा था। किसने? तो जेम्स मिल ने। कौन सी बुक में? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब? तो 1817 में। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी यह एक वजह है। हम एक दौर के खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। यह शब्द अतीत के बारे में विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि यह अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्व होता है। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामलों में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों की ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। चलिए इधर क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये फिगर है वारन हेस्टिंग का। किसका है? तो वारन हेस्टिंग का ये पिक्चर है। देखते हैं क्या है। चित्र 3 में दिया गया है कि वारन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। कब बने थे? तो 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामे, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तिगत को उभारा जाता था। गतिविधि देखते हैं क्या है। अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य के बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि अपने कालखंडों को किस तरह तय किया है।
मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत के सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यह तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। इतिहास के इस धारणा में अंग्रेजी शासन पद्धति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्मों एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन को भी इस विभाजन की भी आप समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज व समाज से थे जहां आधुनिक समाज की यह विशेषताएं नहीं थी। क्या हमें अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल इस अवधारणा को बिना सोचे विचार ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे? अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी। न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग के औपनिवेशिक युग कहते थे। क्या कहते थे? औपनिवेशिक युग कहते थे। चलिए, औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक क्या होता है तो इसको हम लोग देखते हैं। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि इस तरह अंग्रेजों ने हमें देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजकुमारों को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि इस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। आपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पूरे देश के बदलाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अभी है लॉन्ग है, दो तीन चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, औपनिवेशिक हो गया। अब यहाँ से है, लेकिन जल्दी ही आप यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? प्रशासन अभिलेख तैयार करता था। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन का काम क्या था? तो अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए निर्देश
हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहमद दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार मतलब आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और विज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों तथा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों, प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। चलिए, ये चित्र है 4। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। जब कहाँ पे? दिल्ली में। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रह दोनों ही वायसराय के निवास नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता था कि अंग्रेजों की सोच इन स्थानों को कितना भारी महत्व है। अब इधर देखते हैं क्या क्या है। स्रोत फर्स्ट है, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट, मतलब गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में क्या था? तो सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उन कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई का इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। और कराची का क्या था? कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिकों निगरानी में है। विशाखापट्टनम में क्या था? स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट इतना फाइल इतना गृह राजनीतिक भारत मंत्र मतलब क्या था? गृह मंत्रालय गृह विभाग द्वारा कहाँ पे क्या हो रहा है सारा ब्यौरा उसको क्या करता था? रखना पड़ता था, है ना। चलिए अब इसको देखते हैं। उन्हें खुशनसीबी के माहिर लगते थे। खुशनवीसी या सुलेल उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग कार्रवाई के दस्तावेज कई प्रतिलिपियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का महत्व औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इनके सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ों पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों को पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी
इलाके के शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। क्या है यहाँ पे? अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। ये चित्र 6 है। क्या है? तो बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण चल रहा है। जेम्स प्रिसेंट द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 में। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के चित्र अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर देना चाहता है। यहाँ पे क्या है? 6 नंबर 5 भी देख लेते हैं। ये शरीफे है का पौधा है, 1770 का दशक का। क्या है? शरीफा का पौधा, शरीफा का पेड़ है। ठीक है, कब का है? तो 1770 के दशक का है, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल का। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उससे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह के इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। चलिए अब इसको देखते हैं, स्रोत बाद में देखेंगे। ये चित्र है कब का? तो 1857 के विद्रोह का चित्र है ये वाला। कब का है? तो 1857 में जो युद्ध हुआ था, विद्रोह, उसका चित्र ही। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, क्या चीज के बारे में बताते हैं। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई चित्र पुस्तकों में यह तस्वीर की जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज की नज़र में विद्रोह जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, मतलब लेसन 5 में पढ़ेंगे। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और वह बाद के लिए वह किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हमें ऐसा दूर स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई भूमिका नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थयात्राओं और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपनी विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हमें इस बात पर नज़र आ सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यही बात समझ में आने लगेगी। चलिए यहाँ से देखते हैं, इन स्रोत 2 है। स्रोत 2 क्या है?
तो इंसानों के खाने के लायक नहीं है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अब क्या है ना, तो इसको देखते हैं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यह 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने काम, वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाली घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता है। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उससे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 का है। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं है। यहाँ पे क्या है, गतिविधि 1 और 2, गतिविधि स्रोत 1 और 2 को देखें। क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है। चलिए आगे आप कुछ प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न को हम लोग करते हुए चलेंगे और लॉन्ग प्रश्न को हम लोग बाद में करते हैं। तो हम फिर से याद करें वाला सही और गलत को हम लोग देख लेते हैं, बाकी लॉन्ग को बाद में करेंगे। सही गलत बताएं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है क नंबर। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल खंड में बांटा था। हाँ सही बात है। जेम्स क्या किए थे जेम्स? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल में खंडों में बांट दिया था। सही है। ख नंबर है, सरकारी दस्तावेज जो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोगों क्या सोचते हैं। नहीं, ये नहीं है। सरकारी दस्तावेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहता है, ये गलत है। ग नंबर है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण स्रोत है। सही बात, इसलिए अपने जहाँ रहते थे उसके बगल में ये सब बनवा के वो रखते थे, तो ये सही है। चलिए, ये आज टॉपिक था हम लोग का क्लास 8 का हिस्ट्री टॉपिक था। एक्सरसाइज फर्स्ट था, टॉपिक था कैसे, कब और कहाँ, जो कि हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 होगा नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।